हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास चले तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि आम मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। ए ऑप्शन है धारा को, बी ऑप्शन है आवेश को, सी ऑप्शन है विभव को, डी ऑप्शन है यहाँ पे विद्युत शक्ति को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आम मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो आम मीटर से यहाँ पे विद्युत धारा को मापा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न की वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह है। ए ऑप्शन है जनरेटर, बी ऑप्शन है विद्युत मोटर, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो कौन सा उपकरण है। तो विद्युत मोटर है, जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न के स्विच लगाए जाते हैं। जो स्विच होते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं। ए ऑप्शन है ठंडे तार में, बी ऑप्शन है गर्म तार में, सी ऑप्शन है भूयोजित तार में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो स्विच होते हैं वो कहाँ पे लगाए जाते हैं, तो स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7 से कम, बी ऑप्शन है 7 से अधिक, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है यहाँ पे 14। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, 0 से लेके 7 के बीच में होता है, तो वो क्या होता है, अम्ल होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे क्षारीय हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। जो ये क्रायोलाइट अयस्क है ये किस धातु का अयस्क है आपको बताना है। ए ऑप्शन है तांबा का, बी ऑप्शन है लोहा का, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का, डी ऑप्शन है यहाँ पे मैग्नीशियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो क्रायोलाइट यहाँ पे एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। ए ऑप्शन है कवकों में, बी ऑप्शन है जंतुओं में, सी ऑप्शन है हरे पौधों में, डी ऑप्शन है यहाँ पे परजीवियों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पे हरे पौधों में होती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। ए ऑप्शन है उद्दीपक को, बी ऑप्शन है पाचक रस को, सी ऑप्शन है हार्मोन को, डी ऑप्शन है यहाँ पे आवेग को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो जो हार्मोन होता है उसे ही रासायनिक दूत कहा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। जो चिपको आंदोलन हुआ था वो किससे संबंधित है आपको बताना है। ए ऑप्शन है वन संरक्षण से, बी ऑप्शन है मृदा संरक्षण से, सी ऑप्शन है जल संरक्षण से, डी ऑप्शन है यहाँ पे वृक्षारोपण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन यहाँ पे वन संरक्षण से संबंधित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे
अगला प्रश्न है आप देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ए ऑप्शन है बैगनी, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन यहाँ पे पीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो कौन सा रंग सबसे कम झुकता है, तो जो लाल रंग होता है वो सबसे कम झुकता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो बैगनी रंग होता है वो सबसे अधिक झुकता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और सूर्य के श्वेत प्रकाश हो या किसी का भी श्वेत प्रकाश हो, उसमें कितने रंग होते हैं, तो उसमें 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि को किस लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। ए ऑप्शन है अवतल लेंस से, बी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल लेंस से, सी ऑप्शन है द्विफोक्सी लेंस से, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। यहाँ पे बताना है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। ए ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, बी ऑप्शन है चालक की अनुप्रस्थ पर, सी ऑप्शन है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, डी ऑप्शन है इनमें से सभी पर। तो वैद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है तो चालक तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी ये निर्भर करता है, और चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर भी ये क्या करता है, निर्भर करता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कौन है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है वाट प्रति घंटा, सी ऑप्शन है यूनिट, डी ऑप्शन है यहाँ पे ओम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक यहाँ पे वाट होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है अबिंदुकता, डी ऑप्शन है यहाँ पे जरा दृष्टि दोष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को यहाँ पे निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो अवतल लेंस लगाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का, डी ऑप्शन है उत्तल एवं अवतल दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि एक बोल्ट कहलाता है। यहाँ पे बताना है आपको कि एक बोल्ट कहलाता है यानी किसके बराबर होता है ये। ए ऑप्शन है 1 जूल प्रति सेकंड, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1 जूल प्रति कूलम्ब, सी ऑप्शन है 1 जूल प्रति एम्पियर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक बोल्ट कहलाता है तो 1 जूल प्रति कूलम्ब को 1 बोल्ट कहते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ए ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, बी ऑप्शन है पार्श्वबद्ध क्रम में, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आम मीटर को विद्युत परिपथ में यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है यूरेनियम, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है कार्बन, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे अगर आपको नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना है तो आप किसका यहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो किसका प्रयोग करेंगे, तो यूरेनियम का प्रयोग करेंगे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जिप्सम का इसमें से रासायनिक सूत्र है। ए ऑप्शन है Na HO3 × H2O,
यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन है CaSO4 इंटू 2H2O, सी ऑप्शन है यहाँ पे CaSO4 इंटू 1/4 H2O, डी ऑप्शन है यहाँ पे NaCl। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू 2H2O ये क्या होता है, यहाँ पे जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि क्लोरीन की परमाणु संख्या है। इसमें से आपको पता करना है कि कौन क्लोरीन की परमाणु संख्या है। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 19, डी ऑप्शन है यहाँ पे 17। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या यहाँ पे 17 होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न की विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। यहाँ पे बताना है कि जो विद्युत जनित्र होता है वो किस सिद्धांत पे आधारित होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी ऑप्शन है प्रेरित विद्युत पर, सी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, डी ऑप्शन यहाँ पे प्रेरित चुंबकत्व पर। तो यहाँ पे बताना है आपको कि जो विद्युत जनित्र होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। जो विद्युत जनित्र होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ये आधारित होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न की नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसमें से आपको पता करना है कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ए ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है कोयले से प्राप्त ऊर्जा, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्राकृतिक गैस से यहाँ पे प्राप्त ऊर्जा। तो यहाँ पे देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो जो सौर ऊर्जा होता है वो क्या होता है, यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो सौर ऊर्जा होता है वो कभी खत्म नहीं होगा और यहाँ पे देखिए नाभिकीय ऊर्जा भी खत्म हो जाएगा, कोयला भी खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक भी खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, यानी जो खत्म होने वाला है वो क्या हो जाएगा अनवीकरणीय, और जो कभी खत्म नहीं होगा वो क्या होगा यहाँ पे नवीकरणीय, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। जब हम जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो कैथोड पे कौन सा गैस मुक्त होगा, आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस, डी ऑप्शन है यहाँ पे ओजोन गैस। तो जल के विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है हमेशा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 23 नंबर, और ये काफी महत्वपूर्ण है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा यानी जिसे हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है NaHCO3, बी ऑप्शन है यहाँ पे Na2CO3 इंटू 10H2O, सी ऑप्शन है यहाँ पे CaOH का द होल ट्वाइस, डी ऑप्शन है यहाँ पे CaCO3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पे NaHCO3 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण था ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न की कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, यहाँ पे लाल कर देता है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो कौन करता है, तो ये अम्ल करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न भी काफी ही महत्वपूर्ण है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। इसमें आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है यहाँ पे 10.5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न की निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा अधातु है जो चमकीला है। जो अधातु होता है उसमें चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ अधातु ऐसे
से अपवाद हैं जिनमें चमक पाया जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है आयोडीन, बी ऑप्शन है सल्फर, सी ऑप्शन है ब्रोमीन, डी ऑप्शन है यहाँ पे सेलेनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है। तो सबसे पहला एक तो होता है हीरा। जो हीरा होता है वो क्या होता है, यहाँ पे अधातु होता है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, चमक पाया जाता है। तो हीरा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आयोडीन है। तो आयोडीन क्या होता है, इसमें भी क्या पाया जाता है, चमक पाया जाता है। और आयोडीन क्या होता है, एक अधातु होता है, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी इसमें चमक पाया जाता है। इसीलिए क्या है, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन अधातु चमकीला है, यानी यहाँ पे आयोडीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। ए ऑप्शन यहाँ पे Al यानी एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है Na यानी सोडियम, सी ऑप्शन है Ca यानी कैल्शियम, डी ऑप्शन है Mg यानी मैग्नीशियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा धातु है जो अधिक अभिक्रियाशील है। तो जो सोडियम होता है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, और सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए किसमें डुबा के रखा जाता है, तो किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। सोडियम इतना ना ज्वलनशील होता है, इतना ना अभिक्रियाशील होता है कि ऑक्सीजन के साथ लगता है अभिक्रिया करके जलने। इसीलिए जो सोडियम होता है उसको कहाँ पे डुबा के रखा जाता है, तो किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जो ऑक्सीजन होता है उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी आपको बताना है। तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, ए होता है, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, और यहाँ पे देखिए दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो पहले कक्षा में रह गए, तो बाकी दूसरे कक्षा में कितने रहेंगे, यानी 6 ही इलेक्ट्रॉन। इसके जो बाह्यतम कक्षा होगा यानी जो सबसे बाहरी कक्षा होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयात्मक समूह है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी ऑप्शन है एल्डिहाइड अम्ल, सी ऑप्शन है कीटोन, डी ऑप्शन है यहाँ पे एल्कोहल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, तो कौन है ये, कीटोन है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। ए ऑप्शन है एक अबंध, बी ऑप्शन है द्वि अबंध, सी ऑप्शन है त्रिक अबंध, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, तो त्रिक अबंध होते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो एल्कीन होता है इसका सामान्य सूत्र कौन सा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे CnH2n+2, बी ऑप्शन है यहाँ पे CnH2n, सी ऑप्शन है CnH2n-1, डी ऑप्शन है यहाँ पे CnH2n-2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का यहाँ पे सामान्य सूत्र CnH2n यहाँ पे 2 होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा CnH2n। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। यहाँ पे बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें आवर्तों की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है यहाँ पे 8, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है यहाँ पे 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आवर्त जो ऐसे रहते हैं इसे आवर्त बोला जाता है, और जो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रहते हैं उसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे वर्ग बोला जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होता है, 7 होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल इसी सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि कितने वर्ग हैं तो वर्ग पूछता तो यहाँ पे कितना होता, 18 होता। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। ए ऑप्शन है परमाणु साइज बढ़ता है, बी ऑप्शन है परमाणु साइज घटता है, सी ऑप्शन है परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे देखिए समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो परमाणु का साइज क्या होता है, यहाँ पे बढ़ता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे पेप्सिन, बी ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सी ऑप्शन है लाइपेज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, तो कौन करता है, लाइपेज करता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उसको लाल कौन बनाता है। ए ऑप्शन है तांबे के यौगिक, बी ऑप्शन है लोहा के यौगिक, सी ऑप्शन है लवण के यौगिक, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो लोहे के यौगिक क्या करते हैं, लाल रक्त कणिकाओं को लाल बनाते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें से आपको बताना है कि किसका हम प्रयोग फल पकाने में करते हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सीन, बी ऑप्शन है यहाँ पे जिब्रेलिन, सी ऑप्शन है यहाँ पे एथिलीन, डी ऑप्शन है यहाँ पे साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन फल पकाने में प्रयोग करते हैं हम लोग, तो एथिलीन का प्रयोग हम किस में करते हैं, फल पकाने में करते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न की वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। ए ऑप्शन है जनन, बी ऑप्शन है डायफ्राम, सी ऑप्शन है निषेचन, डी ऑप्शन है यहाँ पे भ्रूण। तो यहाँ पे आपको बताने कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है, तो ये जनन कहलाता है। काफी ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न की सामान्य प्रकुचन रक्तदाब होता है। यहाँ पे बताने की जो सामान्य प्रकुचन रक्तदाब होता है वो कितना होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे 80 mm, बी ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 120 mm, डी ऑप्शन है यहाँ पे 130 mm। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य प्रकुचन दाब कितना होता है, तो 120 mm होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। ए ऑप्शन है जाइलम द्वारा, बी ऑप्शन है फ्लोएम द्वारा, सी ऑप्शन है रंध्र द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से सभी के द्वारा। तो प्रश्न ये काफी महत्वपूर्ण है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन यहाँ पे देखिए पादप के अन्य भागों तक भेजा जाता है, तो किसके द्वारा ये भेजा जाता है, तो ये फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न की उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिका प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे गेहूं, बी ऑप्शन है गुलाब, सी ऑप्शन है धान, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे बताना है कि उस पौधे का यहाँ पे नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिका प्रबंधन को प्रदर्शित करता है, तो ये कौन करता है, गुलाब करता है, यानी गुलाब का जो पौधा होता है उसमें कलम होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न की कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। यहाँ पे बताना है कि जो कालाजार बीमारी होता है वो किस रोगजनक के कारण होता है। ए ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, बी ऑप्शन है लेशमीनिया, सी ऑप्शन है अमीबा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक कारण के कारण होता है, तो ये लेमनीसिया के कारण होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न की दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे द्रुमिका, बी ऑप्शन है सिनेप्टिक दरार, सी ऑप्शन है एक्सोन, डी ऑप्शन है यहाँ पे आवेग। तो यहाँ पे बताना है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेटिक दरार या सिनेप्स बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 43
43 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव मादा का जनन तंत्र का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है अंडाशय, बी ऑप्शन है गर्भाशय, सी ऑप्शन है शुक्रवाहिका, डी ऑप्शन है यहाँ पे डिंबवाहिनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो जो ये शुक्राणु है, शुक्रवाहिका है, ये किस में पाया जाता है, तो ये पुरुषों में पाया जाता है, ये मादा में नहीं पाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोश में क्या होते हैं। ए ऑप्शन है बाह्य दल, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है अंडक, डी ऑप्शन है यहाँ पे परागकण। तो पराग कोश में क्या होते हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो पराग कोश में परागकण होते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 45 नंबर प्रश्न है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ए ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि से, बी ऑप्शन है ओटू ग्रंथि से, सी ऑप्शन है अधिवृक्क से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो किससे होता है, तो ये पीयूष ग्रंथि से होता है, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसे आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न की आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ए ऑप्शन है मेंडल ने, बी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन ने, सी ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, तो ये मेंडल ने किया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न की स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। यहाँ पे बताने की जो स्त्रियां होती है उसमें कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। ए ऑप्शन है एक्स वाई, बी ऑप्शन है एक्स एक्स, सी ऑप्शन है यहाँ पे एक्स वाई एवं एक्स एक्स दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो स्त्रियां होती हैं उसमें लिंग गुणसूत्र कौन पाया जाता है, तो उसमें एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैव निम्न करणीय कचरा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन जैव निम्न करणीय कचरा है। ए ऑप्शन है प्लास्टिक, बी ऑप्शन है थर्मोकोल, सी ऑप्शन है पॉलीथीन, डी ऑप्शन है यहाँ पे टिश्यू पेपर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन जैव निम्न करणीय कचरा है। तो ये जो टिश्यू पेपर होता है वो जैव निम्न करणीय कचरा होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न देखने से पहले आप यहाँ पे 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लेट से जुड़े हैं या आपके प्रश्न छूट चुके हैं तो आप लोग वीडियो खत्म हो जाने के बाद फिर से इसे पुनः आप लोग शुरू करके देख लीजिएगा, क्योंकि काफी ही महत्वपूर्ण है ये 48 प्रश्न। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न के सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है। यहाँ पे बताना है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे हमें कौन सा विटामिन मिलता है। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी ऑप्शन है विटामिन डी, डी ऑप्शन है इसमें विटामिन ई। तो आपको ए बी सी ऐसे कॉमेंट नहीं करना है, जो भी आपको इसमें ऑप्शन सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, पूरा नाम के साथ आप लोग लिख के यहाँ पे सेंड कर दीजिएगा। आपके यहाँ पे कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के पास अपने इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप क्लास को देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।